हाँ जी बच्चे, तो हम लोग आरएनए पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने आरएनए में क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा-सा कंक्लूड कर देता हूँ क्या पढ़ा है। देखिए, हमने बोला कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले यही आया था, जेनेटिक मटेरियल के ही तौर पे आया था। इसको एक्टिव वर्क भी करना पड़ रहा था, पैसिव वर्क भी करना था। बेचारा परेशान था। इसने सोचा कि चलो यार, अब हम पैसिव वर्क हटा के एक्टिव वर्क ही कर नहीं सॉरी एक्टिव वर्क हटा के पैसिव वर्क ही करना चाहते हैं। तो आरएनए डीएनए बन गया। फिर बाद में डीएनए से आरएनए बनना स्टार्ट हुआ। तो इस कदर 2 टाइप के डीएनए आज नेचर में पाए जाते हैं। एक वो जो प्रिमिटिव वाले हैं, जो आज भी स्टोरेज वाला काम करते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल वाला काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। और जो आज डीएनए से आरएनए बन रहा है, वो है नॉन जेनेटिक आरएनए, वो है नॉन जेनेटिक आरएनए। कोई आपसे बोले क्या ऐसा कोई आरएनए है जो डीएनए से नहीं बनता है? यस है, जेनेटिक आरएनए। लेकिन बात ये है कि जेनेटिक आरएनए केवल कुछ वायरसेस के अंदर ही है और कहीं नहीं। और जिस वायरसेस के अंदर जेनेटिक आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, उसको हमने बोला था राइबो वायरस। फिर इसमें कई सारे एग्जाम्पल हमने ऐड करवाए थे। कोरोना वायरस भी इसी में ऐड करवाए थे, याद करो। फिर हमने कहा चलो भाई, इसकी इसकी तो बातें हमने देख ली कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह करेगा। और ये नॉन जेनेटिक आरएनए अब 3 प्रकार का है, फंक्शन के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। एक आरआरएनए, एक टीआरएनए और एक एमआरएनए। हमने कहा था आरआरएनए सबसे स्टेबल आरएनए है। सेल के अंदर 80% के आसपास यही वाला आरएनए होता है और 15 से 20% ये वाला होता है, रेस्ट ऑल ये। अच्छा, इसके अलावा छोटे-छोटे से भी कुछ आरएनए होते हैं, याद आया? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलते हैं यूकेरियोट्स में और ये साइटोप्लाज्म में। फिर हमने कहा आरआरएनए के बारे में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो बोला सबसे स्टेबल आरएनए है, न्यूक्लियोलस में बनता है वैसे ये मेजॉरिटी तौर पर। लेकिन इसकी भी फिर अलग-अलग टाइप है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये 3 टाइप का है और यूकेरियोट्स के अंदर ये 4 टाइप का है। अब ये 3 टाइप और 4 टाइप का कौन-कौन है आपको पता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। 25s आरआरएनए, 5s आरआरएनए, 16s आरआरएनए, 28s आरआरएनए, 5.8s आरआरएनए, 5s आरआरएनए और 18s आरआरएनए। 18 वाला तीनों इधर आ जाएगा। सर 25 नहीं होगा, 23 होगा। क्या हुआ? अरे अरे सॉरी, 23 सॉरी, 23s आरआरएनए, 5s आरआरएनए, 16s आरआरएनए। यहाँ 28, 5.8, 5 और 18 एस आरआरएनए। फिर मैंने कहा कि भाई ऐसे नहीं मिलता आरएनए, ऐसे नहीं मिलता, नंगा नहीं घूमता आरएनए, आरआरएनए। वो हमेशा प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना के एक छोटा सा सब यूनिट बनाता है राइबोसोम का, 50s सब यूनिट। और ये प्रोटीन के साथ मिलकर बनाता है 30s सब यूनिट। और ये दोनों मिलकर बनाता है 70s राइबोसोम। यस, ऐसे ही यहाँ पर ये तीनों मिलकर बनाता है 28, 5.8 और 5। ये तीनों मिलकर बनाता है 60s आरआरएन, 60s राइबोसोमल सब यूनिट। और ये बनाता है आपका 40s राइबोसोमल सब यूनिट। दोनों मिलकर बनता है 80s राइबोसोम। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का चक्कर में सेल में पढ़ा चुका हूँ। कुल मिला के राइबोसोम के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। काम क्या है आरआरएनए का? वही जेनेटिक कोड को रीड करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोट में ये वाला और यूकैरियोट में ये वाला एज अ राइबोजाइम एक्ट करता है। और किस तरीके से? राइबोजाइम में क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेप्टाइड ट्रांसफरेज। ये सारे इंपॉर्टेंट बात है। यूकैरियोट्स में सॉरी प्रोकैरियोट्स में ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन जब हम बात करने लगते हैं किसकी? यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में 28, 5.8 और 18, तीनों जो 8 वाले डिजिट वाले हैं, ये तीनों न्यूक्लियस में तो बनते ही हैं। न्यूक्लियस में भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस में बनते हैं। लेकिन ये वाला, ये जो है 5s आरआरएनए यूकैरियोट्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में बन जाते हैं, न्यूक्लियोलस में नहीं बनता। ये बात हमने बताया था। तो ये आरआरएनए हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हमने कहा टीआरएनए। टीआरएनए में स्पेशल बात ये है, इसको भी स्टेबिलिटी मिल जाता है, लेकिन इसके इतना नहीं।
इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलता है? ये अपने सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फोल्ड कर लेता है कुछ इस तरीके से, लूप बना बना ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। जब ये अपने आप को लूप बनाता है तो कई जगह बेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपस में बेस पेयरिंग कर लेता है और टीआरएनए ऐसे स्टेबल हो जाता है। टोटल आरएनए का 15 से 20% पाया जाता है ये सेल में। काम क्या है इसका? अच्छा, सारे आरएनए डीएनए से ही बनते हैं, आपको पता है, जेनेटिक आरएनए को छोड़ के। ये हो सब सब डीएनए से बने, तो ये भी डीएनए से बने ट्रांसक्रिप्शन से। काम क्या है इसका? वही अमीनो एसिड को ढूंढ के लाइए, अमीनो एसिड को ट्रांसफर कीजिए। कहाँ? अच्छा, बहुत छोटे होते हैं, बहुत सोल्यूबल होते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अमीनो एसिड को ढो के लाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वाले साइट पर दे देते हैं, राइबोसोम पर। राइबोसोम के अंदर घुस जाते हैं, इतने छोटे होते हैं, कई बार इसको सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, एस आरएनए शॉर्ट में, स्मॉल एस आरएनए, सोल्यूबल आरएनए। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया इसके लिए, सोल्यूबल आरएनए। कहते हैं कि इतना छोटा है कि ये बहुत हमेशा सोल्यूबल फॉर्म में ही पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। बहुत छोटा है, इधर से उधर आसानी से घूम जाता है, इधर से उधर घूमता रहता है, इधर से उधर, एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। और ये क्या करता है? वो जो इसके पास, अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। 3' पे हमेशा यहाँ पे ACC होता है और 5' के एंड पे G होता है। ये खास है, हर टीआरएनए में ऐसा होता है। यहाँ आके अमीनो एसिड बाइंड करता है, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। लेकिन यहाँ अमीनो एसिड तब बाइंड करेगा जब यहाँ पे बाइंड करेगा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और यहाँ पर एक खास अमीनो एसिड होता है, सॉरी बेस होता है, जिसको बोलते हैं डायहाइड्रोयूरिडीन, इसलिए इसको बोलते हैं DHE लूप। ये क्या करता है? इस लूप को स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, इस लूप में भी खास नाइट्रोजनस बेस होता है जिसका नाम है सुडोयूरासिल, इसलिए इसको बोलते हैं T-Cy-C लूप। टी और सी साइंटिस्ट है, कौन है? काम का नहीं है। T-Cy-C लूप, तो इसमें साय कहां से आए? सुडोयूरासिल, तो इसको भी स्टेबिलिटी मिली है। अच्छा, ये 8 से 12 बेस का होता है, बेस पेयर नहीं, 8 से 12 बेस। ये 7 बेस का होता है, ये भी 7 बेस का लूप होता है। इसमें 7 में से 3 बेस बड़ा खास होता है। जो एमआरएनए पे जेनेटिक कोड होता है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये जाके वहां क्या करता है? उसको रीड करता है। हाँ, रीड करता है, उसके साथ बाइंडिंग करता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके। कई बार यहाँ पे भी वर्ड बोल देते हैं रिकॉग्निशन, आगे अंतर समझ में आ जाएगा। ये काम था भाई साहब टीआरएनए का। इतना ही तो पढ़ाया था हमने कल। वो अलग बात है कि कल मैंने नोट से डायरेक्टली पढ़ाया, क्योंकि लिखने वाली बातें कुछ थी ही नहीं। आज मैंने आपको जस्ट रिकॉल करा दिया। अच्छा, राइबो वायरस के एग्जाम्पल सभी लोग याद रखेंगे, बरबली आपसे पूछ रहा था कई बार। जितने ज्यादा राइबो वायरस आपके लिस्ट में आते जाए, ऐड करते चलो, याद करते चलो। कोई बताएगा सारे राइबो वायरस अभी तक जो मैंने बताया? ज्योति, सो रहे हो, जाग रहे हो? यस सर। बताओगे सारे राइबो वायरस का नाम? हाँ, हाँ बोलो। रियो वायरस, हम्म और फिर TMHIV, हम्म और और एक सार्स और इबोला। सार्स का फुल फॉर्म? ये सार्स का फुल फॉर्म हाँ, अच्छा, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कॉमन वर्ड है। सार्स वायरस को ही कोविड वायरस नाम दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। कोविड-19 पता है क्यों दिया गया? जिनको पता हाथ खड़ा कीजिए जल्दी। क्या हो गया भाई? अगर छोड़ता और लेता है। हाँ बोलिए, कोविड-19 क्यों नाम दिया गया है? अब आप देखिए कि आपका क्या हाल है। आप दिन भर यूट्यूब पे और गूगल पे अलबल चीज तो देखते होंगे, हैं? लखनऊ गर्ल की वाहवाही कर रहे होंगे आप लोग, वाह वाह क्या गजब मारी है, उछल उछल के मारी है। लेकिन आप ये सब चीज नहीं देखिएगा, कोविड-19 ही क्यों बोला। चलो मैं आपको टास्क देता हूँ। पहले बात, कोविड का मतलब पता लगा के आएंगे आप, इस वायरस का नाम कोविड क्यों पड़ा, और यहाँ 19 का मतलब क्या है। ये टास्क रहा आपके लिए, ठीक है? ये टास्क रहा, आप पता लगा के आएंगे। चलिए, तो ये कॉमन जनरल नॉलेज है, इसलिए मैंने बताया। हालांकि कोविड आपके सिलेबस में नहीं था पहले, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये अगले साल से आपके डिजीज वाले चैप्टर में बाई सिलेबस ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये आज की डेट में, ठीक है? अदरवाइज
कोविड-19 तो अभी नाम पड़ा, अदरवाइज कोरोना वायरस की कुछ जनरल बातें हम लोग डिजीज में पहले से ही कर रहे हैं। जो मेरे से पढ़े हैं उनको पता है, मैंने पहले भी कोरोना वायरस पढ़ाया, 18 में भी 17 में भी। बस इतना बताता था कि सार्स वायरस है, थोड़ा निमोनिया का जो खतरनाक फॉर्म होता है थोड़ा काउच करा देता है। ठीक है, खैर छोड़िए। तो आइए अब हम आपसे बात करते हैं भाई साहब क्या कि mRNA के बारे में। mRNA बच गया था, ठीक है। चलिए, तो mRNA के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये सारी बातें tRNA की हो गई है, rRNA और tRNA की हो गई है। mRNA एक बार पता है, mRNA सबसे कम स्टेबल आरएनए है। लिस्ट पता है, इतना स्टेबल, इतना अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल, सबसे कम मतलब अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल है ना, डीएनए से बना mRNA, यूज हुआ, डिस्ट्रॉय, इतना कम है, इतना कम स्टेबल है। बना, यूज हुआ, डिस्ट्रॉय। अच्छा, कब बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। डीएनए से इंफॉर्मेशन यही लेके आता है, कोडेड फॉर्म में आया, उस पर राइबोसोम बाइंड किया, टीआरएनए आया, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, डिस्ट्रॉय। जबकि टीआरएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता, आरआरएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता, राइबोसोम डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब सोचो, सोचो कितना तगड़ा चीज है कि ये जो है एमआरएनए बनता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत लेस स्टेबल है। अच्छा, कारण क्या रहा होगा, बोलो कारण सोचो। एक बात बताओ, ये तो कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबिलिटी गेन किया, यस और नो? ये अपने आप को फोल्ड करके स्टेबिलिटी गेन किया, यस और नो? भाई साहब, ये ना तो फोल्डेड होता है अपने आप पर, और ना ही ये किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है, तो स्टेबिलिटी कहां से मिलेगा, बोलो? तो लेस स्टेबल तो होना ही है ना। अच्छा, अगर ये लिस्ट स्टेबल है तो इसका परसेंटेज भी बताओ, सबसे कम होगा कितने सेल में? बाकी रिमेनिंग परसेंटेज यही है, निकाल लेना कितना आएगा, 5% के आसपास आएगा, है ना, 5 से 10% यही आएगा। तो भाई साहब, ये mRNA सबसे कम स्टेबल है, इसलिए सेल में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस टाइम में डीएनए से बनता है ना, ह्यूज अमाउंट में बनता है, यस। क्यों बताओ? लेस स्टेबल है ना, डिस्ट्रॉय होने की संभावना ज्यादा है, हो सकता है काम होने के पहले डिस्ट्रॉय हो जाए। ह्यूज अमाउंट में बनती है, और काम होते ही सबके सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे सोचते हैं सर, अगर ये ह्यूज अमाउंट में बनती है तो साइटोप्लाज्म में तो सबसे अधिक यही पाया जाना चाहिए था, या न्यूक्लियोप्लाज्म में, जहां पे भी मिलता है सेल में। लेकिन ऐसा तो नहीं होता सर, सबसे लिस्ट परसेंटेज इसी का है। क्यों? अरे ह्यूज अमाउंट में बनता है डीएनए से, लेकिन काम होते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सेल में उसका कंटेंट बचेगा कहाँ से, बोलो? तो mRNA जो है सबसे लिस्ट स्टेबल है, क्योंकि ना ही ये कॉम्प्लेक्स बनाता है आरआरएनए की तरह, और ना ही ये फोल्डेड होता है टीआरएनए की तरह। सबसे कम परसेंटेज होता है इसका, बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और बात करूं इसके बारे में, इसका काम बोलो, ये अपने पास कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, डीएनए से लाता है ये कोडेड फॉर्म में। 5 to 3 days मान लो ये रहा, ये अपने पास कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इंफॉर्मेशन इसी के पास होता है, इसी से इंफॉर्मेशन रीड करता है कौन? आरआरएनए, उसको रिकॉग्नाइज करता है टीआरएनए, तब जाके अमीनो एसिड ला के जोड़ा जाता है। ये एमआरएनए। तो एमआरएनए के बारे में सिंपल सिंपल बातें, ये सब बातें आप देखो एक बार, मैं आपको डायरेक्टली नोट से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो। देखो यार, ये रहा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए क्यों बोला, नाम से समझ में आ रहा होगा, मैसेज इसी के पास है। अच्छा, ये बात सुन लेना कि ये टर्म मैसेंजर आरएनए किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड ने, जैकब एंड मोनार्ड। आगे भी इनका नाम आएगा, याद रहे तो रख लेना। लिस्ट स्टेबल है, शॉर्ट लिव्ड है। अच्छा, ये मैंने 5 से 10% बोल दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया, 1 से 5%, 1 से 5% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ द सेल। इसके बाद बहुत ही सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सीधा ऐसा होता है, कोई फोल्डेड वोल्डेड कुछ नहीं। इसके पास हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन होता है कोडेड फॉर्म में, 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है। सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, अंडरस्टूड है। प्रोकैरियोट में कहाँ साइटोप्लाज्म है, वो बात अंडरस्टूड है यार, वो बोलने वाली बात नहीं है। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में ही ना होगा जी। फंक्शन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए प्रोवाइड्स टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन के दौरान टेम्पलेट देना,
मतलब ये रहता है एमआरएनए, ये देखिए एमआरएनए, ये ओल्डर स्ट्रैंड है, इससे एक नया स्ट्रैंड बनेगा, लेकिन वो प्रोटीन का स्ट्रैंड होगा, क्योंकि उसमें कई सारे क्या है, अमीनो एसिड है। तो बताओ यहाँ पे पुराना स्ट्रैंड क्या है, ये एमआरएनए। हमें कहते हैं ना टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, केवल ऐसा पुराना स्ट्रैंड जिससे कुछ नया बने। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, यस और नो। और टेम्पलेट कौन है, एमआरएनए टेम्पलेट की तरह कर रहा है भाई साहब। नया क्या बन रहा है, अमीनो एसिड का चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन बन रहा है। तो बोलिए एमआरएनए के बारे में सारे पॉइंट क्लियर है, हाथ रखिए एक बार जल्दी से सभी लोग। एमआरएनए के बारे में सारे पॉइंट क्लियर है। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं एमआरएनए से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जो आए दिन काम आते रहती है, ठीक है। एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बोला कि आरआरएनए का प्रोकैरियोट में 3 टाइप, यूकैरियोट में 4 टाइप। टीआरएनए का बताएगा टोटल कितना टाइप होता है, मैक्सिमम 61 टाइप। याद आया, मैक्सिमम 61 टाइप, क्योंकि इसके पास जो एंटी कोडॉन होता है वो बड़ा खास होता है। कोडॉन टोटल 61 होता है, इसलिए एंटी कोडॉन भी टोटल 61। हर टीआरएनए का अपना अपना स्पेसिफिक एंटी कोडॉन है, लेकिन कई बार क्या होता है 61 से कम में भी काम चल जाता है सेल का, ठीक है। ही टीआरएनए कई सारे कोड को रीड कर लेता है जब ऐसा होता है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर व्हाट अबाउट द एमआरएनए, एमआरएनए का टाइप कितना होता है। देखो एमआरएनए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ध्यान से समझना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, और एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, अब आप बोलोगे सर क्या है। सिस्ट्रॉन वर्ड का मतलब होता है जीन, इस वर्ड का मतलब होता है जीन। वैसे सिस्ट्रॉन और जीन लगभग एक जैसे हैं, 100% सेम नहीं है। अच्छा जीन वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। जीन वर्ड का मतलब ऐसा आरएनए, ऐसा डीएनए का सेगमेंट जिससे आरएनए बने, हाँ, और उसी आरएनए से प्रोटीन बन जाए, मतलब उसी के पास इंफॉर्मेशन, तो वह एमआरएनए ही होगा। मतलब ऐसा डीएनए का सेगमेंट जिससे क्या बने, जीन, और जीन मतलब क्या, आरएनए, मतलब जीन मतलब डीएनए, और डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन। तो बेसिकली डीएनए का वो सेगमेंट जिससे एमआरएनए बनता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अब समझ में आया, डीएनए का वो सेगमेंट जिससे एमआरएनए बनता है स्पेसिफिकली उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में भी हम आपसे और चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक डीएनए बनाया, ये देखो, ये एक डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल डीएनए, ओके। यहाँ पे भी मैंने आपके सामने एक डीएनए बनाया, ये देखो, अरे ठीक है, ये है डीएनए, ठीक है। आपके सामने मैंने डीएनए बनाया, मैंने कहा इसमें यहाँ का, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सेगमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सेगमेंट ऐसा है जो सिस्ट्रॉन है। क्या बोला, ऐसा है जो सिस्ट्रॉन है, ये भी क्या है, सिस्ट्रॉन है, ठीक है। तो बताओ ये क्या एमआरएनए बना रहा होगा, बिल्कुल बना रहा होगा। क्या ये एमआरएनए बना रहा होगा, हाँ बिल्कुल बना रहा होगा। बोलो, अब एक बात ध्यान देना, ये सिस्ट्रॉन, ये सिस्ट्रॉन, ये सब मिल मिलके क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे मैंने कहा ये वाला एक सिस्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगला सिस्ट्रॉन है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगला सिस्ट्रॉन है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगला सिस्ट्रॉन है। नाम मेरा उल्टा हो गया है, डायग्राम उल्टा हो गया, मैं इसको यहाँ पे पलट देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे सिस्टोन है, बताइए, ये भी एमआरएनए बनाया, ये भी एमआरएनए बनाया, ये भी एमआरएनए बनाया, ये भी एमआरएनए बनाया, और वो सारे एमआरएनए जुड़ गए। देखो जुड़े फॉर्म में ही बनते हैं। अब गौर करना, आप गौर करो सर, यहाँ पे एक सिस्ट्रॉन एक एमआरएनए बना रहा है सर, मतलब ये जो एमआरएनए बना है ना उसको बनाने में केवल एक ही सिस्ट्रॉन का रोल है, इसलिए बना मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। ये भी एक एमआरएनए है, एक ही सिस्ट्रॉन ने
बना दिया आरएनए, मतलब ये आरएनए ये दोनों मोनोसिस्टोनिक है। लेकिन यहाँ गौर करो, ये एक सिस्टोन, ये एक सिस्टोन, ये एक सिस्टोन, ये एक सिस्टोन, सभी ने मिलके यहां से यहां तक वाला एक बड़ा सा एमआरएनए बनाया। तो इसको आप क्या बोलोगे? पॉलीसिस्टोनिक। कितनों को समझ में आया मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या है? कितनों को समझ में आ गया? अब समझिएगा, और बात समझिए, और बात समझिए। अब आप बोलोगे सर, हाँ, जो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बन रहा है वहां पे डीएनए के सिस्टोन के बीच में गैप है, ये देखो, ये गैप है ना, तो क्या सर ये एमआरएनए नहीं बनाता? नहीं बनाता है, तभी तो उसको सिस्टोन नहीं बोला, नहीं बनाता है। सिस्टोन क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट, जीन का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बना रहा है, मतलब वो जीन जो एमआरएनए बना रहा है उसको बोलते हैं सिस्टोन। तो देखो यहाँ पे बीच वाला सेगमेंट नहीं बना रहा, उसको सिस्टोन नहीं बोलोगे आप, डीएनए बोल देना, सिस्टोन मत बोलना, डीएनए बोल देना, सिस्टोन मत बोलना। जीन बोलेंगे तो बोलेंगे, वो भी डिसाइड करते हैं, रुक जाओ। डीएनए बोल देना मगर सिस्टोन मत बोलना, क्योंकि वो एमआरएनए नहीं बना रहा है। मतलब यहाँ पे एक एमआरएनए को बनने में केवल एक ही सिस्टोन का रोल है, इसलिए ऐसे आरएनए को बोलते हैं क्या? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। और वहां बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक आरएनए, कई सारे सिस्टोन मिलकर बना रहे हैं। तो इस एमआरएनए का क्या नाम है? पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है, क्योंकि कई सारे सिस्टोन मिलकर बना रहे हैं। यहाँ पे ये भी मोनोसिस्टोनिक और ये भी मोनोसिस्टोनिक। आपको क्या लगता है कौन सा प्रोकैरियोट में मिलता होगा और कौन सा यूकेरियोट में? कौन सा प्रोकैरियोट या फिर कौन सा यूकेरियोट में? तो ट्रिक देखो, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीसिस्टोनिक। अरे ठीक है, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक बनता है और यूकेरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक बनता है। कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है डीएनए से और यूकेरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है डीएनए से? ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? अरे बताओ, नहीं दिमाग लगा पाए? चलो आप गौर करो, ये प्रोकैरियोट का सेल था, एक सिंगल एमआरएनए सर्कुलर फॉर्म, सॉरी एक सिंगल डीएनए सर्कुलर फॉर्म में रहता है, हालांकि वो कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, लेकिन सर्कुलर डीएनए, एक सिंगल डीएनए होता है प्रोकैरियोट। यूकेरियोट का एक सेल है, वहां पे लीनियर डीएनए होता है, बहुत अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लीनियर डीएनए होता है, लंबे लंबे से डीएनए होते हैं, रैप करके रखा जाता है उसको, पता है ना आपको, लंबे लंबे से डीएनए। टोटल ऐसा ऐसा 46 डीएनए होता है, क्योंकि 46 धागे होते हैं क्रोमेटिन के, याद है? अब मुझे बताओ कहाँ पे डीएनए की अधिकता है? सभी लोग बताओ, कहाँ डीएनए मच अमाउंट में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट या यूकेरियोट? बोलो, कहाँ डीएनए अधिक है? सभी लोग बोलो, चैट, कहाँ डीएनए बहुत ज्यादा है, प्रोकैरियोट या यूकेरियोट? यूकेरियोट। तो अब बताओ, जहां यूकेरियोट में डीएनए, मान लो ये डीएनए बड़ा बड़ा सा डीएनए, तो उसमें ये सेगमेंट बनाया, ये सेगमेंट बनाया, बाकी नहीं भी बनाया तो चलेगा, ये सेगमेंट बनाया, क्योंकि यहाँ पे और भी डीएनए, बहुत सारे डीएनए है ना, तो यहाँ पे डीएनए एक्सेस है, और जहाँ एक्सेस है ना, तो वहां डीएनए का हर सेगमेंट एमआरएनए नहीं बना रहा है। इसीलिए यूकेरियोटिक, मतलब आप क्या बोलोगे, यूकेरियोट में डीएनए काफी लंबे लंबे होते हैं, और यहाँ पे सिस्टोन का अरेंजमेंट स्प्लिटेड है, स्प्लिटेड है, जीन स्प्लिटेड है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। दैट्स वाई कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल डीएनए है, जो करना है उसी को करना है, इसीलिए उसका पूरा का पूरा सेगमेंट, पूरा का पूरा डीएनए का सेगमेंट एमआरएनए बनाता है, और वो सारे एमआरएनए आपस में बाइंडेड होते हैं, जुड़े रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। बोलिए रीजन समझ में आ गया कि मोनो, सॉरी उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, सॉरी, और यहाँ मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। तो बोलिए अब रीजन समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक ही क्यों मिलेगा और यूकेरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक ही क्यों मिलेगा? वहां पे सिस्टोन का अरेंजमेंट रेगुलर है प्रोकैरियोट्स में, और यहाँ पे यूकेरियोट्स में सिस्टोन का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इसीलिए यहाँ मोनोसिस्टोनिक और वहां पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मिलता है। बाकी दोनों का वर्किंग भी अलग अलग है, जाहिर सी बात है, अलग अलग है। अच्छा समझिएगा, कई सारे लोगों का दावा है, सुनेगा ध्यान से, ये तो कन्फर्म है, सभी लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो कहा गया यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स में केवल और केवल मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में
मेनली पॉलीसिस्टोनिक mRNA मिलता है, लेकिन यहां पर भी कई बार रेयरली मोनोसिस्टोनिक mRNA मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कब। एक बात बताओ, ठीक है यहाँ पे डीएनए की एक्सेस मात्रा में डीएनए, अगर मान लो बीच का कोई सिस्टोन वर्क नहीं कर रहा है या जरूरत नहीं है उसको काम करने की, तो बताओ वहां पे ऐसा नहीं हो सकता यहाँ वाला ये काम नहीं कर रहा, यहाँ वाला ये काम नहीं कर रहा, और बीच वाला एगो का सिस्टोन काम कर रहा, तो बताओ इससे बनने वाले एमआरएनए क्या होंगे, मोनोसिस्टोनिक हो जाएंगे कि नहीं, बोलो हो जाएंगे ना कभी कभी। तो कई लोगों का ये मानना है कि मोनोसिस्टोनिक मेनली यूकेरियोट्स में मिलता है, लेकिन रेयरली कई बार प्रोकैरियोट में भी मिल जाता है। लेकिन हकीकत क्या है कि यूकेरियोट्स में केवल मोनोसिस्टोनिक मिलेगा, पॉलीसिस्टोनिक कभी भी यूकेरियोट्स में नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर सिस्टोन का अरेंजमेंट कैसा है, इरेगुलर है, स्प्लिटेड है। यूकेरियोट्स में केवल और केवल मोनोसिस्टोनिक ही मिलेगा, पॉलीसिस्टोनिक नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेनली पॉलीसिस्टोनिक मिलता है, कई बार मोनोसिस्टोनिक भी मिल जाता है। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितने लोग समझ गए, चलिए सभी लोग समझ गए। तो कुल मिला के ये रहा आपका एमआरएनए का दो टाइप। तो एमआरएनए का टाइप किससे डिसाइड होता है, डीएनए पर सिस्टोन के अरेंजमेंट से। अगर गैप है तो मोनोसिस्टोनिक, गैप नहीं है तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिर ये सिस्टोन वर्ड वगैरह कहाँ से होने लगा यूटिलाइज, क्या है मतलब इसका मतलब। अच्छा एक बात, मैंने आपको नोट्स को अपडेट करके भेजा नहीं है, अपडेट कर दिया, बस अभी फोटो खींच के भेज दूंगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, लो अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, मैं मिटाऊंगा अभी, लेना है स्क्रीनशॉट लो जल्दी लो, मिटा दूं। चलिए अब आप देखिए आपके नोट्स में आगे ये सब लिखा होगा, आपका पढ़ना। देखो बड़ा सा ये डीएनए है, इसका स्टार्टिंग का जो कोडन होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडन, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और लास्ट का जो कोडन होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडन। इनिशिएशन कोडन हमेशा एयूजी होता है और ये यूए होता है, बाकी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको अभी क्या सिखाया था, सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, एमआरएनए काफी कम स्टेबल होता है, सिखाया था अभी। एमआरएनए बहुत कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। लेकिन पता है अच्छा क्यों होता है कम स्टेबल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता प्रोटीन के साथ, और ना ही ये अपने आप को फोल्ड करता है। लेकिन पता कई बार क्या होता है, एमआरएनए प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। हाँ प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स को राइबोसोम नहीं बोलते, कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनफॉर्मोसोम। क्या बोलते हैं, इनफॉर्मोसोम। बोलो क्यों, क्योंकि इसमें जो आरएनए है ना वो एमआरएनए, और वो एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन रखता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, एमआरएनए जैसे तो नहीं बनाता कॉम्प्लेक्स, तो आखिर क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कौन बनाता है, कौन सा सेल बनाता है सर कॉम्प्लेक्स, ये बता दो। एग्जांपल बताऊं, आरबीसी नाम सुना है, नाम सुना आरबीसी का, आप पढ़ते तो वहीं पे है। अरे आरबीसी सेल का नाम सुना है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, पता है ना, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, ज्यादा हीमोग्लोबिन उसमें लाना है। तो अगर न्यूक्लियस उससे हटा दिया जाए मैच्योर आरबीसी को मैच्योरेशन के दौरान, तो 3 महीने तो फिर भी उसको सर्वाइव करना है, 120 दिन, यस और नो, करना है ना जी। तो 120 दिन वो प्रोटीन कहाँ से लाएगा, प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म से अंदर नहीं जा सकता ना, सॉरी बॉडी फ्लूइड से अंदर नहीं जा सकता ना, मैक्रोमोलिक्यूल है, अंदर तो अमीनो एसिड जाएगा। बोलो, अरे बोलो ना। तो आरबीसी ट्रांसलेशन तो करेगा ना, करेगा ना जी, लेकिन न्यूक्लियस तो नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है तो एमआरएनए तो नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं होगा ना। अरे बोलो, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय किया तो क्रोमोसोम भी डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो एमआरएनए तो नहीं बनेगा अगर मैच्योर हो गया आरबीसी तो फिर प्रोटीन कैसे बनेगा 3 महीना तक आरबीसी के लिए। सुनना ध्यान से, जब न्यूक्लियस डीजेनरेट हो रहा होता है आरबीसी के मैच्योरेशन के दौरान, उसी दौरान बहुत सारे एमआरएनए डीएनए से बना के प्रोटीन के साथ पैक कर करके रख लेते हैं जब मैच्योरेशन हो रहा होता है, और उसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इन्फॉर्मोसोम। ये इन्फॉर्मोसोम आगे काम आएगा आरबीसी के
ट्रांसलेशन प्रोसेस, उसका जो mRNA है एक एक करके फंक्शनल होगा और प्रोटीन बनाएगा और खुद प्रोटीन के साथ पहले बाइंडेड है इन्फॉर्मोसोम के फॉर्म में। तो बोलिए सभी लोग को समझ में आ गया इन्फॉर्मोसोम क्यों बनता है और कहाँ बनता है? बोलो, इन्फॉर्मोसोम बनाना जरूरी है क्योंकि आरबीसी का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पूरा न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा का पूरा तो डीएनए ही नहीं रहेगा, तो एमआरएनए कहाँ से बनेगा, बाद में प्रोटीन कहाँ से बनेगा? इसलिए डिस्ट्रॉय होने से पहले ही डीएनए से बहुत सारे एमआरएनए बना के रख लेते हैं, और टीआरएनए आरएनए भी बना के रखे होंगे, वो तो उसको तो डिस्ट्रॉय होने की संभावना नहीं है ना, साइटोप्लाज्म में मिल ही रहे। एमआरएनए को भी इन्फॉर्मोसोम बना के साइटोप्लाज्म में स्टोर करना, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है व्हाट इज इन्फॉर्मोसोम, तो आप बोल दोगे एमआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल कहाँ? तो आरबीसी में बनता है, नोट्स में मैंने ऐड कर दिया। यहाँ देखो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक के बारे में मैंने लिख दिया है, बाकी आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, नोट्स में कुछ एडिशन भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी एक बात बताइए, ये सिस्टोन वर्ड कहाँ से आया? बेसिकली बात पता है क्या है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था बेंजर, ये देखो आपके सामने लिखा है बेंजर, बंजारा नहीं है, जो ठीक है ये गाना याद आ गया, बंजारा बंजारा वही है क्या, गाना गाने वाला है? अरे साइंटिस्ट है, ये बंजारा बंजारा वाला नहीं है, ये बेंजर नाम है इसका, ठीक है। इन्होंने 3 टर्मिनोलॉजी दिया है डीएनए के रिस्पेक्ट में, 3 टर्मिनोलॉजी दिया है। इनका कहना, बहुत पहले बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनका कहना है कि डीएनए में 3 टाइप के यूनिट होते हैं, एक होता है सिस्ट्रॉन, एक होता है रिकॉन और एक होता है म्यूटॉन। बेसिकली ऑन वर्ड रेफर्स टू यूनिट, ऑन वर्ड्स रेफर टू यूनिट, ओके। अब यहां वर्ड करो, उनका कहना है सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन सिस्ट का मतलब, उसका मतलब है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो एक ऐसा आरएनए बनाए जिससे प्रोटीन बन जाए। सुन रहे हो मेरी बात? डीएनए का वो सेगमेंट जिससे ऐसा आरएनए बने कि जिससे प्रोटीन बन जाए, तो जाहिर सी बात है वो एमआरएनए ही बनाने वाला होगा। अरे यस और नो, जल्दी बोलो। एमआरएनए होगा ना जिससे प्रोटीन बनता है। वो अलग बात है कि उस दौरान टीआरएनए और एमआरएनए भी हेल्प करेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके पास है? मेरे भाई बोलो ना, इंफॉर्मेशन किसके पास है? कैसा प्रोटीन बनेगा, इंफॉर्मेशन किसके पास है? बोलो, एमआरएनए के पास है। तो आप चाहो तो यहाँ ऐड कर लो, स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट विच फॉर्म्स एमआरएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, रिकॉन किसको बोला उन्होंने? रिकॉन, REC, इस वर्ड का मतलब है यहाँ पर रिकम्बिनेशन। क्या वर्ड है? रिकॉम्बिनेशन। जो मेरा सेल वाला लेक्चर पढ़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े जाके पढ़िए। मैंने वहां क्रॉसिंग ओवर बताया है, वहां क्या होता है, जीन का, डीएनए का कुछ सेगमेंट आपस में एक्सचेंज करते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। तो डीएनए की वो सेगमेंट जो रिकम्बिनेशन में भाग लेती है उसको उन्होंने बोला रिकॉन। सिंपल बात, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, ये बड़ा सा डीएनए है, ये बड़ा सा डीएनए है, यहां से ये सेगमेंट भी एक्सचेंज हो सकता है किसी दूसरे के साथ। ऐसे ही यहाँ पे ये सेगमेंट एमआरएनए बनाने के काम आ सकता है, ठीक है। तो डीएनए के छोटे छोटे से सेगमेंट को ही तो जीन बोलते हैं भाई। अरे बोलो, सुनेगा ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल आ रहा है। डीएनए के छोटे सेगमेंट जो आरएनए बनाता हो, मैंने सिर्फ आरएनए वर्ड यूज किया है। डीएनए का छोटा सेगमेंट जो आरएनए बनाता हो उसको जीन कहते हैं, ठीक है। तो बता, यहाँ पे भी ये जीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जीन आरएनए बनाता है ना। अब ये आरएनए, टीआरएनए भी हो सकता है, आरआरएनए भी हो सकता है, एमआरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर डीएनए का ये सेगमेंट एमआरएनए बना रहा हो तो इसको आप सिस्टोन भी बोलेंगे। कितने लोग समझ गए कि सर सिस्टोन इज इक्विवेलेंट टू जीन? सिस्टोन इज इक्विवेलेंट टू जीन, but here basic concept is that here cystone forms only mRNA which have information to form the protein। इसका मतलब ऐसे भी कई सारे जीन हैं जो mRNA नहीं बनाता लेकिन tRNA rRNA बना रहा है। हाँ, ऐसे भी कई सारे सेगमेंट हैं डीएनए के, ऐसे कई सारे सेगमेंट हैं जो tRNA rRNA बना रहा है। बोलो,
तो उसको आप क्या बोलोगे? वो क्या कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने में भाग ले रहा है, उसको सिस्टोन मत बोलना। बात क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, अरे बोलो। अब मुझे बताओ, चाहे टीआरएनए को बनाने वाला, चाहे वो आरआरएनए को बनाना है, चाहे वो एमआरएनए को बनाने वाला डीएनए सेगमेंट है, वो भी तो रिकम्बिनेशन में भाग ले सकता है ना? नहीं ले सकता? डीएनए का सेगमेंट ही तो कट के एक्सचेंज होता है, रिकम्बिनेशन में बता रखा है सेल में भाग लेता है। तो कुल मिला के डीएनए का वो सेगमेंट कोई भी हो सकता है जो रिकम्बिनेशन में भाग ले। इसका मतलब रिकॉन भी इक्विवेलेंट टू जीन। बोलो बात सही है? अरे बोलो, सही है? अब आते हैं म्यूटॉन। ये बड़ा सा डीएनए है, ये बड़ा सा डीएनए है, ठीक है, बड़ा सा डीएनए। और इस बड़े से डीएनए में, इस बड़े से डीएनए में कई सारे बेस पेयर है। यहाँ पे ए है, टी है, टी है, ए है, सी है, जी है। क्या हुआ ना, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाना, या तो डिलीट या तो एडिशन या तो कोई और आ जाना, ये म्यूटेशन कहलाता है। एक से अधिक हुआ तो भी म्यूटेशन है, लेकिन म्यूटेशन की एक सबसे छोटी जो इकाई है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, एक सिंगल बेस पेयर में चेंजिंग आ गया ना, तो वो भी क्या है? म्यूटेशन है। तो बताओ, एक सिंगल बेस पेयर क्या जीन हो सकता है कभी भी? अरे नहीं हो सकता यार। एक सिंगल बेस पेयर जीन कैसे होगा भाई? जीन में तो एटलीस्ट 3 बेस पेयर चाहिए ना, 3 बेस पेयर एटलीस्ट, तब तो आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट बन जाए, क्योंकि कोड जो होता है ट्रिपलेट होता है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ म्यूटेशन की। म्यूटेशन का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो जाना। एडिशन से भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। इसका मतलब म्यूटॉन इज नॉट, म्यूटॉन का मतलब क्या? डीएनए की वो सबसे छोटी इकाई जिसमें म्यूटेशन हो, वो एक सिंगल बेस पेयर हो सकता है। इसका मतलब म्यूटॉन इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीन। कितनों को बात समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। म्यूटॉन इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बात करते हैं हम अगले मीटिंग में। ये मीटिंग समाप्त होने वाला है।